रीमा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो बात की गई है इन चेंबर्स रुजू करने की, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? इसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए हैं उनमें कितना वजन है? अलीना, महीनों हो गए हैं हम इसी सिचुएशन में, इसी केस पे फंसे हुए हैं। जब ये मेजॉरिटी का फैसला आया था और उन्होंने कहा था कि इन चेंबर्स 8 मेजॉरिटी जजेस के पास एप्लीकेशंस जाएंगी क्लैरिफिकेशन के लिए, तब से मुझे ये सवाल था मेरा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर 13 मेंबर्स का बेंच है जिन्होंने फैसला किया, तो किस बेसिस पे मेजॉरिटी ने कहा कि आप इन चेंबर हमारे पास आएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। मुझे उम्मीद थी कि जो डिटेल फैसला आएगा उसमें इस पे क्लैरिफिकेशन मजीद दी जाएगी, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। सो ये सवाल अपनी जगह मेरा भी है। दूसरी बात ये, मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम जो ओपिनियन है वो जस्टिस मंदोखेल का है, जो एक्चुअली लीगैलिटीज़ पे बात करता है, और वो मेरी नज़र में बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसा केस है जिसमें मेरा ख्याल है ये दोनों पोजीशंस जो जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने टू एन एक्सटेंट ली, वो भी मुझे लेजिटिमेट लगती हैं, आईनी लगती हैं, और जो 8 मेजॉरिटी ने फैसला किया वो भी मुझे लेजिटिमेट लगता है। डिफरेंस क्या है? पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में जो जस्टिस मंदोखेल कहते हैं कि कोई ऐसे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि इन 41 कैंडिडेट्स को जिन्होंने पीटीआई के साथ कोई एफिलिएशन नहीं दिखाई थी, उन्हें फिर से मौका दिया जाए कि वो क्लैरिफिकेशन दें। उनकी नजर में ये पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस नहीं थे। उन्होंने वो जो सारे फैक्ट्स हैं, वो क्या हो रहा था दिसंबर ऑनवर्ड्स, उसको एक मुख्तलिफ तरह से पढ़ा है, समझा है। और जो 8 मेजॉरिटी जजेस का फैसला पढ़े, उन्होंने ये पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस को मुख्तलिफ तरह से पढ़ा है, और उनकी नजर में ये रिलीफ बनती है कि आप एक बार फिर से क्लैरिफाई करें कि आपने किस पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। सो ये मेरा ख्याल है एक दिलचस्प चीज है, इसलिए मुझे जस्टिस मंदोखेल वाला जो उन्होंने तहरीर किया है ओपिनियन, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, बहुत सा एतराज है, छोटा सा 30 सेकंड एतराज लोग करते हैं कि पीटीआई तो पार्टी ही नहीं थी, तो कैसे उन्हें रिलीफ मिल गई। तो ये जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो फैसला है, उस पर भी फिर एतराज बनता है, क्योंकि उन्होंने भी पीटीआई के कैंडिडेट्स को रिलीफ दी जबकि वो पार्टी नहीं थी। रीजन क्या है? उन्होंने कहा कि उनका हक था, ये जमहूरी एक हक है कि आप अपने नुमाइंदे जिनको आप वोट देते हैं, जिस पार्टी से वो अफिलिएटेड है, उन्हें रिजर्व सीट्स मिले। तो ये भी उसी तरह की बात है जो कंप्लीट जस्टिस जिसकी हमने मौकरी बना दी, यहाँ भी वही बात है, इंसाफ की बात है, जमहूरियत की बात है। इसलिए पीटीआई पार्टी ना होने के बावजूद उन्हें रिलीफ दी गई। मेरा ख्याल है ये अहम नुकता है। लेकिन क्या ये संजीदा सवाल नहीं है जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी ये कहते हैं कि बहुत सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं अक्सरियती जजेस के फैसले के अंदर, और फिर इस तरफ भी वो निशानदेही करते हैं कि क्योंकि केस क्लोज नहीं होना अभी तक हुआ रुजू का हक देकर, तो तौहीन अदालत नहीं लग सकती। ये मेरा ख्याल है ये बहुत थोड़ा सा ये मैं इससे एग्री नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा ख्याल है ये साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है। केस क्लोज हो गया था, लेकिन मजीद क्लैरिफिकेशन जो हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने मांगी, उसका मतलब ये नहीं है कि एक फाइनल फैसला नहीं आया। तो विद रिस्पेक्ट मैं काजी फायज़ ईसा साहब की इस ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करती। ठीक है, फ़खर क्या राय है आपकी? अलीना, देखें ये एक्सपेक्टेड ही था कि काजी फायज़ ईसा साहब भी अपनी रिटायरमेंट से पहले जो है वो इसके हवाले से वो देंगे अपना जो इख्तलाफी नोट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज इन्होंने पॉइंट उठाए हैं, ये उससे पहले इससे कहीं ज़्यादा सख्त जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाले जो अलग-अलग इनके डिसेंटिंग नोट्स थे उसमें थे। हालांकि जो मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस याया अफरीदी के 3 पॉइंट्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट रेज किया कि उसके लिए फिर आपकी जो है वो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली वो कमेटी थी उसकी वो करना था, फिर 187 वाली जुडिशल आउटरीच के हवाले से हो, और तीसरा जो रीमा जो कह रही थी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस वाला, देखें उसमें पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो 8 रुकनी बेंच ने वो किया था, क्या उनके सामने ये आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इन पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के हवाले से, या आर्ग्यूमेंट्स के बगैर ही आपने बगैर सुने ही किसी को ये जो है वो फैसला दे दिया? तो ये जस्टिस याया अफरीदी ने भी वो कहा था कि आपके इन दी एब्सेंस ऑफ जो पीटीआई या जो भी वो था, आप ये इस तरह जुडिशल आउटरीच है जो 187 वाला वो आपने किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 मुख्तलिफ डिसेंटिंग नोट और तीनों में सॉलिड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो कानूनी सर्कमस्टेंसेस का जिक्र तो हुआ था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इवन सलमान राजा ने भी किया था, नहीं रीमा?
लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था और ना ही उसके ऊपर डिटेल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। जस्टिस बंदोखेल है, उन्होंने भी उनके अगर आप ओपिनियन पढ़ें, उन्होंने भी कहा है कि हमारी नजर में ऐसे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब है गुंजाइश उन्होंने भी छोड़ी है कि उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक नहीं थे, लेकिन मेजॉरिटी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक थे। तो ये अलीना एक कोई अनहोनी चीज नहीं है, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, उसमें जजेस मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल राय रिलीफ की हद तक दे सकते हैं। अहम बात क्या है, इलेक्शन कमीशन का रोल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो कैंडिडेट्स थे उनको डिप्राइव किया, उनके वोटर्स को डिप्राइव किया, इसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। क्योंकि फिर वहां अगर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसका कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलनी चाहिए ना, ये भी एक सवाल है। जो इन सब जजेस, हम बात करते हैं रिलीफ पे, लेकिन इस पे भी फोकस करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में इन सब जजेस ने क्या कहा। आज काजी फाजीसा ने भट्टी साहब जो रिमार्क्स दिए हैं, बेशक इलेक्शन कमीशन ने, हम उसको ये भी 2 मिनट के लिए कह लें, एक्सप्लॉइट किया, लेकिन ये विंडो खुली रख के आपको लगता है काजी फाजीसा साहब जो कह रहे हैं कि न सिर्फ गैर मामूली बल्कि गैर कानूनी भी एक तरह से मामला हो गया, आप अग्री करते हैं आज जो काजी फाजीसा की राय है उससे? बिल्कुल भी नहीं करता और जिंदगी भर नहीं करूंगा, और काजी फाजीसा साहब को याद रखूंगा इस हवाले से। उसकी वजह यह है कि ये जो विंडो खोली काजी फायजीसा ने, जो सबसे बड़ी गलती की गई, जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया, जो सारे बुरान की वजह है, जो सारी कंफ्यूजन की वजह है, जिससे सारा बुरान पैदा हो रहा है, जिससे सारे रोले पड़ रहे हैं, वो काजी फायजीसा का बेंच का बल्ला छीनने का फैसला था। और करोड़ों वोटर को दरबदर कर दिया गया इस फैसले के बाद, एन इलेक्शन से पहले। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गलत तशरीह की, मेरे ख्याल में फैसला भी गलत था और उस गलत फैसले की गलत तशरीह की, उसने सोने पे सुहागा कर दिया। ये हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ओके, सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है सर? देखिए, इसमें जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आगाज हुआ था उस फैसले से, लेकिन उस फैसले में फायजीसा साहब ने खालिस कानून और तकनीकी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, और वो कोई भी मद्देनज़र रखता तो वो वही फैसला करता जो जस्टिस फायजीसा ने किया है। जो दूसरे जजेस हैं वो आवाम की राय और पॉपुलर सेंटिमेंट और उनको मद्देनज़र रख रहे थे, और फायजीसा साहब इस मामले में खालिस कानून के साथ उन्होंने, यानी वो खालिस कानूनी मामले पे जोर दे रहे थे और कानून ही को मद्देनज़र रख के वो फैसला कर रहे थे। ठीक है सर, लेकिन आप इस वक्त जो वजाहती ऑर्डर से मुतल्लिक या बाकी चीज़ों से मुतल्लिक उनकी राय आई है खुलकर सामने, क्या आप समझते हैं वो सीरियस सवालात उठाता है? और जो उन्होंने कहा है कि जजेस रिकन्सिडर करें रिव्यू पिटिशन के अंदर या अगर अपील फाइल होती है उसके अंदर, तो आपको लगता है इन मामलात को ज़रूर देखना चाहिए, इनमें वज़न है? बिल्कुल, ये सवालात पहले भी मौजूद थे और अब उन्होंने उठा दिए हैं, तो जजेस को यकीनन उनको ठंडे दिल के साथ उसको एड्रेस कर देना चाहिए।